हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले क्लास में बताया है कि यूथ पावर एकेडमी डेली आपके लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आती है, जिसमें आपको डेली जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, उन्हें कराया जाता है ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिले। और आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए ताकि आपको पीडीएफ मटेरियल के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स के क्विज भी मिले और उसको वहां पे सॉल्व करने का कोशिश करिए। हम यूट्यूब चैनल पे भी 5 शॉर्ट्स डेली देते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आगे काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर हम डेली करंट अफेयर्स की बात करें तो आज 3 नवंबर है। 3 नवंबर को जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हुई हैं, जैसे अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो आर्ट कल्चर हिस्ट्री से रिलेटेड एक न्यूज थी, जिसमें कि तखत श्री हरमंदिर जी पटना वहां पे इनको रखा गया है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हेल्थ एजुकेशन सोशल सेक्टर में कॉन्फ्रेंस हुआ है लाइब्रेरीज के ऊपर। इसको जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया। इसके अलावा आईसीएमआर का इनिशिएटिव है नेपा वायरस कंट्रोल करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की हेल्प ली जाएगी, और इसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करने का आईसीएमआर सोच रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है लाउड स्पीकर नॉइस लिमिट्स को लेके, साथ ही साथ 8th सेंट्रल पे कमीशन है, इसको अप्रूवल दे दिया गया है। और इसके अलावा मॉडल यूथ ग्राम इनिशिएटिव पे भी एक अच्छा आर्टिकल है। पेपर 3 की बात करें तो इसरो का GSAT-7R कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसको लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा रशिया ने अपना न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च किया है। साथ ही साथ यूएस मिलिट्री का फॉर्मर नेवल बेस है कैरिबियन सी में, उसको अपग्रेडेशन का काम किया गया है। तो ये सब हम क्विक इसका रिवीजन करेंगे। फिर भारत टैक्सी कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज है, इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यूरिया कंजम्पशन के क्या ट्रेंड्स रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसको हम देखेंगे बी कीपिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। फिर काशी बुग्गा टेम्पल ट्रेजेडी, कैसे क्राउड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न है उनको देखा जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारे स्टैम्पेड की घटनाएं देखने को मिली हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंसर्न्स एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा असम में वेटलैंड्स हैं जिनको कि रामसर साइट में इंक्लूड करने के लिए जो है वो प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे रेफ्यूजी का जो है वो रिपेट्रिएशन किया जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है। तो ये देख लेंगे हम। इसके अलावा ESTIC का लॉन्च होगा, जो भी स्कीम्स है। फिर स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसने वर्ल्ड कप जीता है महिलाओं का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स थे, इनमें कुछ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जोर साहिब, ये सिखों में बहुत ही पवित्र इन्हें माना जाता है। ये चरण पादुकाएं हैं, फुटवियर हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का और माता साहिब कौर जी का। तो इसे जो है वो स्थापित किया गया है तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में। और इसके लिए जो है वो सेरेमनी हुई और वहां पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी, ये लोग इनको लेके गए थे। 9 डेज की गुरु चरण यात्रा हुई, जिसमें ये जो रिलिक्स है इन्होंने इसने जर्नी की। दिल्ली से होते हुए ये उत्तर प्रदेश हरियाणा बिहार पहुंचा है और वहां पे इसको स्थापित किया गया है। तो ये जो फुटवियर है इनको जो है वो इनका जो कस्टोडियनशिप था, इसको दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और तखत श्री पटना साहिब मैनेजमेंट कमेटी को दे दिया गया था अक्टूबर में। और ये 300 साल पुराने हैं।
और सिखों में अगर हम बात करें तो ये काफी जो है वो पवित्र माने जाते हैं रिलिक्स जो हैं ये। और अब ये परमानेंटली पटना साहिब में रहेंगे। पटना साहिब की अगर हम बात करें तो ये बर्थ प्लेस है श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी का। और टोटल अगर हम बात करें तो 5 तख्त हैं जिनको कि माना जाता है सीट्स ऑफ अथॉरिटी सिखिज्म में। और ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं वर्ल्ड वाइड जो है वो इनको काफी ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये आप जाने रहिए और ये काफी इम्पोर्टेंट है। फिर वाइस प्रेसिडेंट है श्री सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लाइब्रेरीज एम्पावरिंग कम्युनिटीज ग्लोबल पर्सपेक्टिव इसको एड्रेस किया। और ये जो कार्यक्रम है वो त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में हुआ। और ये 80 ये सेलिब्रेशन हुआ है। लाइब्रेरी मूवमेंट चलाया गया था। ये विजन था श्री पीएन पनिक्कर का और उसी के तहत ये हुआ है। और इसमें वाइस प्रेसिडेंट ने इस फाउंडेशन की सराहना की कि किस प्रकार से इन्होंने रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने में हेल्प किया है। साथ ही साथ नॉलेज का डिसेमिनेशन हुआ है, इससे कम्युनिटी में एम्पावरमेंट आया है। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि किस प्रकार श्री आदि शंकराचार्य ये ऑल ओवर भारत जो है वो उन्होंने ट्रेवल किया और स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाने का काम किया। तो ये कहाँ हुआ है ये सम्मेलन, ये इस प्लेस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो कि भारत में काम करता है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। और इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया है। और जो भी कंपनीज हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोशिश है कि डेवलप किया जाए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट नेपा वायरल डिजीज। नेपा वायरस की अगर हम बात करें तो ये एक मेजर थ्रेट है, जूनोटिक डिजीज है, ये जानवरों से फैलता है। और इसमें जो मृत्यु दर है फर्टिलिटीज जो है वो काफी रहती हैं, लगभग 70 टू 75% के बीच में। और ये डिपेंड करती है कि कब क्लिनिकल केयर जो है वो प्रोवाइड की गई है। और माना जाता है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं ये एक इम्पॉर्टेंट काम कर सकती हैं इसके स्प्रेड को रोकने के लिए। तो ये इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य है कि इंडिया का इंडिजिनस मेडिकल काउंटर मेजर्स टेक्निक जो है वो डेवलप की जाए थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट द नेपा वायरस। और इसके अलावा आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में पुणे, इसके द्वारा एक कंबाइंड रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो कर रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें तो ये आपका वायरस या कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बाइंडिंग का काम करती हैं, ये लैब में बनती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इस प्रकार से जो वायरस वगैरह है इनको इसके हेल्प से रिमूव किया जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से रिलेटेड है जो कि लाउड स्पीकर नॉइस लिमिट्स को लेके है कि भारत में क्या क्या लिमिट है। और अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई है जिसमें कि कुछ धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से जो है वो बहुत तेज आवाज आ रही थी, तो उसको लेके सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो क्या क्या नॉइस से रिलेटेड चीजें हैं इसको हम देख लेते हैं। अगर हम नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 की बात करें तो इसके तहत गाइडलाइंस हैं कि जो भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पे जो नॉइस का लेवल है उसको 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकता है ड्यूरिंग डे और 45 डेसिबल्स एट नाइट। कई बार एग्जाम्स में ये डेसिबल जो है वो पूछा जाता है। साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर्स हैं वो प्रोहिबिटेड है बिटवीन 10 पीएम टू 6 एएम। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे लिमिट्स डिफरेंट होती हैं, जैसे कि 75 डेसिबल की होती है दिन के टाइम और नाइट में 70 डीबी। इसके अलावा कुछ ऐसे साइलेंस जोन्स होते हैं जहां पे काफी इनको कम रखा जाता है। और ये एक एरिया होते हैं जहां पे एटलीस्ट 100 मीटर्स तक जो है वो किसी प्रकार का नॉइस नहीं होना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कोर्ट्स। तो ये जो नॉइस पोल्यूशन का लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है।
नॉइज पोल्यूशन को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है इन्वायरमेंटल हैजार्ड के तौर पे, और इसका ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। डब्ल्यूएचओ की भी गाइडलाइंस है कि जो नॉइज लेवल है वो कम होना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा जो प्रभाव है वो लोगों की हेल्थ पे पड़ता है। तो इसीलिए ये लिमिट्स जो है वो बनाई जाती हैं। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर 8 सेंट्रल पे कमीशन से रिलेटेड न्यूज़ है, और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव कर दिया गया है। और अगर हम 8th फाइनेंस कमीशन की बात करें, तो इसको लीड करेंगी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, और ये चेयरपर्सन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो ये इसको हेड करेंगी। पे कमीशंस की बात कर लें हम, तो लगभग हर 10 साल पे कमीशन आता है, और इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो पेंशन्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, साथ ही साथ जो पीएसयूज होते हैं, उनको गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और 18 महीने का इनको टाइम दिया गया है, और माना जा रहा है कि अप्रैल 27 तक इसको अनाउंस किया जाएगा। और क्या एरियर देना है, क्या अलाउंसेस देने हैं, ये सारी चीजें जो है वो ये डिसाइड करेगा। 2025-26 की बात कर लें, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है पे, पेंशन, अलाउंस पे, ये लगभग 7 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, जो कि 18% है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो इसरो ने लॉन्च किया है अपना GSAT-7R कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और ये इसरो का अभी तक का हेवीएस्ट सैटेलाइट है। ये वेट इसका 4,400 किलोग्राम है, और इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। इससे इंडियन नेवी को काफी हेल्प मिलेगी। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो नेवी है उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको, और जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाया जा सके। ये सैटेलाइट जो है वो इंडिजिनसली इसको डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है। और इसका जो लॉन्च है वो सैटेल इसरो के सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल से हुआ है, जिसका की नाम है LVM-3। और ये इसका M5 मिशन था। तो मिशन का नाम, व्हीकल का नाम, सैटेलाइट का क्या है, ये आपको याद रखना होगा। और इस सैटेलाइट में एडवांस पेलोड फीचर्स हैं, जो कि कैपेबल हैं सपोर्टिंग वॉइस, डेटा एंड वीडियो लिंक्स ओवर मल्टीपल कम्युनिकेशन बैंड्स। और माना जा रहा है कि इसकी मदद से जो कनेक्टिविटी है बिटवीन द नेवी शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट एंड मरीन ऑपरेशन सेंटर, इसमें जो है वो ये और भी बेहतर होंगे। और ये सिस्टम जो है वो अक्रॉस इंडियन ओशन रीजन वर्क करेगा। तो ये आपके लिए एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, रहेगा। GSAT-7 सीरीज की अगर हम बात कर लें, तो इसका जो पहला सैटेलाइट था इस सीरीज का, GSAT-7 रुक्मिणी, इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। स्पेस इसरो जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो रशिया ने अपना न्यूक्लियर सबमरीन खाबे रॉक्स को लॉन्च किया है, और ये केपेबल है पोसाइडन ड्रोन को ले जाने में। ये इनका न्यूएस्ट न्यूक्लियर सबमरीन है। और पोसाइडन की अगर हम बात करें, तो इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है। ये इंटर कंटिनेंटल ट्रेवल कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कर सकता है, और इससे माना जाता है कि काफी मात्रा में डिस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्होंने अप्रूव किया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का केबल कार प्रोजेक्ट, जो कि बायसारन तक जाएगा। और ये एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है पहलगांव में। पहलगांव की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे 22 अप्रैल को आतंकवादी घटना हुई थी, और इसमें 26 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया था। इसके बाद से इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो ये 1.4 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रहेगा, और इसका लोअर टर्मिनल यात्री निवास में रहेगा पहलगांव में, और अपर टर्मिनल बैसारन में रहेगा। और इसके लिए जो लैंड रिक्वायर्ड है वो लगभग 9.1 हेक्टेयर रिक्वायर रहेगी। और माना जा रहा है कि इस केबल कार के बनने से जो है वो वहां पे टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। फिर
अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ये रिसेंट अभी रिलीज करेंगे ब्लैक स्पॉट डेटा फॉर 2023 एंड 24। और इसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट इसका यूज करेंगे, इस सिस्टम का। ब्लैक स्पॉट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नेशनल हाईवेज पे वो रीजन होते हैं जहां पे 5 या उससे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें कि मृत्यु हुई हो या फिर बहुत सीरियस इंजरीज हुई हो विद इन अ 3 ईयर पीरियड। और ये जो सिस्टम है ये ब्लैक स्पॉट डेटा को जो है वो पूरा कवर करता है। और अभी 2022 तक का डाटा अपडेटेड है और अब गवर्नमेंट इसका न्यू डाटा जो है वो रिलीज करेगी। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, इसे 21-22 में रिलीज किया गया था डिफरेंट स्टेट्स के लिए। और इन एरियाज को आइडेंटिफाई करने से ये हेल्प मिलती है कि फर्दर उन जगहों पे एक्सीडेंट्स ना हो और दिक्कतें ना हो। ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे ज्यादातर एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाएं जो हैं वो हो जाती हैं। तो किस प्रकार से इनमें सुधार किया जाए, इसके लिए ये पूरा सिस्टम जो है वो बनाया गया है। तो ब्लैक स्पॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इकोनॉमी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से रिलेटेड न्यूज है। और अगर हम बात कर लें इस कैलेंडर ईयर की तो सिर्फ $7.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और एफएआर की अगर हम बात कर लें, जिसका कि मतलब होता है फुल्ली एक्सेसिबल रूट, इसे डिफाइन किया गया है सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। और ये अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो आके फ्रीली इन्वेस्ट करें इंडिया का जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें। और इन पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो थोड़ी कम होती हैं। और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल जो हमारा एफपीआई है या जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा उनमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। एफपीआई की बात करें तो इनका जो बिहेवियर है वो ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों से डिफाइन होता है। और जो भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें जो फ्लक्चुएशन होता है, ग्लोबल क्या अनसर्टेनिटी है, इससे भी इस पे प्रभाव पड़ता है। और उम्मीद की जा रही थी कि ये ज्यादा इस बार इन्वेस्टमेंट होगा, बट अभी उतना नहीं हो पाया है। तो डेट मार्केट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या है, सेबी, आरबीआई, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। और इसमें ये भी बताया गया है कि दिवाली में जीएसटी में जो कमी लाई गई उससे कुछ सेल्स बढ़े हैं। और माना जा रहा है कि जो आगे आने वाले टाइम में अगर इंडिया यूएस की डील हो जाती है और तो मार्केट में काफी इंप्रूवमेंट होने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन से रिलेटेड है। ये सेंट्रल सेक्टर का एक स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था साइंटिफिक बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ क्वालिटी हनी के प्रोडक्शन के लिए। और इसका उद्देश्य है स्वीट रिवॉल्यूशन। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम नेशनल बी करता है। इस मिशन की अगर हम बात कर लें तो ये मिनी मिशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। मिनी मिशन 1 इसका फोकस होता है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना। मिनी मिशन 2 कॉन्सेंट्रेट करता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे। और मिनी मिशन 3 का फोकस होता है रिसर्च और टेक्नोलॉजी जनरेशन से। तो भारत का उद्देश्य है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये ग्लोबली सेकंड एक्सपोर्टर है। और इसकी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है, 2020 के कंपैरिजन में सेकंड हो गया है। 2020 में इसमें जो रैंकिंग थी वो 9 थी। और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बी कीपिंग इसको बनाया जा रहा है आईआईटी रुड़की में। साथ ही साथ मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ट्रेसेबिलिटी के लिए। स्टेट्स की बात करें तो मेजर हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार और राजस्थान है। भारत की तरफ से
विभिन्न प्रकार के जो नेचुरल हनी है उसका एक्सपोर्ट कर किया जाता है। और जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं वो हैं यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और लीबिया। नेशनल बी बोर्ड की स्थापना 2000 में हुई थी, फिर इसका बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ 2006 में। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और मेंस में ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वरा टेम्पल में एकादशी के दिन 9 इंडिविजुअल्स की मृत्यु हुई। इसमें ज्यादातर मरने वालों में महिलाएं और बच्चे हैं। तो ये अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो 2025 में काफी सारी स्टैम्पेड्स हुई हैं और इसमें कुंभ मेला में स्टैम्पेड हुआ था। उसके बाद न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी स्टैम्पेड हुआ। गोवा में भी टेम्पल में हुआ था। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग का सेलिब्रेशन हुआ था, आरसीबी ने जीता था। वहां पे भी काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। तमिलनाडु के करूर में टीवी के द्वारा एक रैली का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, तो वहां पे भी स्टैम्पेड हुआ था। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, वर्शिप के प्लेसेस पे और वहां जहाँ पे पब्लिक क्राउड बहुत ज्यादा होता है, टाइम टू टाइम ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि ये बता रही है कि प्लानिंग एडिक्वेट तरीके से की जाती है, सही से प्लानिंग नहीं कर की जाती है। ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, बेसिक जो सेफ्टी रेगुलेशंस है उनका यूज नहीं होता है। तो क्राउड मैनेजमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस बार आपके एग्जाम्स में अगर हम बात करें तो मेंस में एसए में आ सकता है। साथ ही साथ पेपर 4 से भी ये रिलेटेड है और ये आपके एग्जाम में के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर आता है तो आप ये सारी घटनाओं का उल्लेख करके बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और जो विक्टिम्स हैं वो पर्टिकुलरली वुमेन और चिल्ड्रन होती हैं, क्योंकि ये वीकर इन्हें माना जाता है और किसी स्थिति में जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनपे प्रभाव पड़ता है। और इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए रेगुलेट करने के लिए क्राउड को। ट्रेन पर्सनल्स को डिप्लॉय करना एसेंशियल हो जाता है। और जो भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस है उनको फॉलो अप करना काफी जरूरी होता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार ना हो सके। फिर असम में वेटलैंड को रामसार साइट स्टेटस देने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। और ये रावमारी दोंदुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। ये लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है और ये पार्ट है काजीरंगा टाइगर रिजर्व का। रावमारी दोंदुआ कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ज्यादा बर्ड स्पीशीज जो है वो पाई गई हैं। असम के दीपर बील और मणिपुर के लोकटक लेक से ज्यादा। और ये अभी जो है वो दो एग्जिस्टिंग रामसर साइट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। रामसर की अगर हम बात कर लें तो ये एक इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं। और रामसर कन्वेंशन 1971 में रामसर और ईरान में हुआ था। लाओफोवा और बुरचा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर है फॉर वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स जो कि माइग्रेट करते हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग नेशनल पार्क। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछा जा सकता है कौन से स्टेट में है नेशनल पार्क्स, ये आप याद रखिए। फिर सिक्स्थ काजीरंगा वाटर बर्ड सेंसस हुआ था मिड 2025 में। उसमें बताया गया कि 20,000 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज जो है वो उनको रिकॉर्ड किया गया था वहां पे। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में दो बॉर्डर्स हैं, तोरखाम और चमन बॉर्डर। तो इनके थ्रू जो अफगानी लोग हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में अभी बॉर्डर में क्लैशेस हुए थे और उसके बाद जो है वो उसमें सीज फायर हुआ, एग्रीमेंट हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में दोहा में। और अभी तक ये एग्रीमेंट जो है वो चल रहा है, तो इसके थ्रू जो है वो रिफ्यूजीज जा रहे हैं। तो ये जो बॉर्डर के नेम है ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कौन कौन सी कंट्रीज से ये कनेक्ट है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर स्पोर्ट्स अगर हम देखें तो इंडियन वुमेन टीम ने इतिहास रचा और इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है इस बार का। साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। और
महिला जो टीम है उसकी जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर। और इसमें कई सारे रिकॉर्ड बने। स्मृति मंधाना ने 433 रन्स बनाए। और इन्होंने फॉर्मर स्किपर थी मिथाली राज, उनको ओवरटेक किया। साथ ही साथ दीप्ति शर्मा ये पहली ऐसी ऑलराउंडर खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने डबल 200 रन बनाए, साथ ही साथ 20 विकेट्स भी लिए सिंगल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी 2017 में, बट वहां पे इंग्लैंड से हार गई थी। तो ये भारत का पहला महिला क्रिकेट चैंपियनशिप अवार्ड है, और ये जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ये आज 3 नवंबर की सारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने डिस्कस किया है। पीडीएफ मटेरियल आप टेलीग्राम चैनल से ले लें, और जो भी और आर्टिकल्स हैं उसको थॉरोली रीड करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए ताकि आपको डेली क्विज मिल सके। यूट्यूब पे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।